हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडीज की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, यानी प्रैक्टिस सेट जो मैंने स्टार्ट किया है एक सीरीज में, उसको कंटिन्यू करते हुए आज आपके साथ क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले 15 क्वेश्चन ये मिसलेनियस क्वेश्चन हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है अपने लास्ट वीडियो में। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो बिजनेस स्टडी की क्लास 12 प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देख लें, ताकि आपका टर्म 1 जो है वो अलग अलग क्वेश्चन के बेस पर उसकी प्रिपरेशन हो सके। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नोन फॉर गिविंग राइज टू र्यूमर्स। ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि र्यूमर्स को बढ़ावा देती है, यानी किसी भी तरह की अफवाह को अगर उड़ाना है तो ये वाली आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा उसमें हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल क्या, एक तरह से अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी? सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइजेशन या फिर इनफॉर्मल या फिर फॉर्मल? तो बिल्कुल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो र्यूमर्स को राइज करती है। बाकी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन तो मेनली अथॉरिटी के बेस पर होती है, तो वो यहाँ नहीं आएगी। इसलिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो र्यूमर्स को राइज देती है। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स। प्रोडक्ट लाइन्स के अकॉर्डिंग अगर आप एक्टिविटीज को डिवाइड कर रहे हो। प्रोडक्ट लाइन क्या होते हैं? अलग अलग प्रोडक्ट की अपनी अपनी लाइन्स होती है। यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन्स लिखा हुआ है, तो बिल्कुल आपका प्लूरल वर्ड है, यानी कई सारी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और आप उनके बेस पर, उनकी लाइन के बेस पर अपनी एक्टिविटीज को डिवाइड कर रहे हो, ग्रुप कर रहे हो उनको। तो ये आप क्या कर रहे हैं? जब आप कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके बेस पे काम को डिवाइड करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कस्टमर सेटिस्फैक्शन अलोन कैन एंश्योर सक्सेस। कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो होता है वो अकेले ही सक्सेस को इंश्योर करता है। अगर हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। विच मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होल्ड दिस व्यू? ये कौन सा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है आपका? तो बिल्कुल ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, यानी मार्केटिंग फिलॉसफी है। वैसे यहाँ कॉन्सेप्ट की जगह फिलॉसफी होना चाहिए था। कौन सी मार्केटिंग की फिलॉसफी फॉलो हो रही है? तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है यहाँ पे, जिसमें हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज एसेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बी अकॉम्पेन्ड विद नेसेसरी डैश। यानी कि अगर हम डेलीगेशन कर रहे हैं तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ये भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अथॉरिटीज डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। डेलीगेशन में 3 चीजें होती हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। तो बिल्कुल अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको अथॉरिटी देनी चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 20, कार्डबॉक्स ऑफ शेविंग क्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कार्डबॉक्स जो होता है आपका शेविंग क्रीम का, वो कौन सी पैकेजिंग कहलाता है? तो वो सेकेंडरी पैकेजिंग कहलाता है। प्राइमरी पैकेजिंग क्या हो गई? जिस ट्यूब में वो क्रीम है वो ट्यूब हो गया आपका प्राइमरी पैकेजिंग। उसके बाहर लगा हुआ जो कार्डबॉक्स है वो हो गया उसका सेकेंडरी पैकेजिंग। और लास्ट में वो जो बड़े से लॉट में एक रिटेलर के पास वो सामान आता है, वो चीज हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। So your correct answer will be B, secondary packaging. Then question number 21, the part of a brand which can be recognized, जो पहचाना जाए, but which is not utterable। यानी आप एक ब्रांड को पहचान तो रहे हो, रिकॉग्नाइज कर रहे हो, लेकिन आप उसको अटर नहीं कर सकते, यानी उसका नाम प्रोनाउंस नहीं कर सकते। तो ऐसे ब्रांड को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे ब्रांड को हम ब्रांड मार्क कहते हैं। जैसे एप्पल है, तो अगर एप्पल आप नहीं जाने की एप्पल कंपनी है तो केवल एप्पल को देखकर आप उसके नाम को नहीं जान सकते, राइट? वहां पे केवल मार्क सबसे ज्यादा आपका हाईलाइटेड होता है, ठीक है? केवल मार्क को देखकर आप कंपनी आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो ब्रांड मार्क विल बी योर आंसर। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन नंबर, मार्केटिंग मिक्स डज नॉट इंक्लूड। मार्केटिंग मिक्स में इनमें से क्या चीज नहीं होती है? प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, ये तीनों चीजें होती हैं। चौथी चीज होती है प्राइस। 4P जो हमने पढ़े हैं वो 4Ps होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन दिया है। 4th ऑप्शन आपका जो दे रखा है यहाँ पे वो दिया है पीपल। तो बिल्कुल ये पीपल आपका नहीं होता है मार्केटिंग मिक्स में। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन होता है, पीपल नहीं।
Okay, next question number 23. Nisha, a school bag manufacturer, decided to improve the product for profit maximization. निशा जो है वो स्कूल बैग मैन्युफैक्चर करती हैं और उन्होंने अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की सोची ताकि उनका प्रॉफिट बढ़ सके. एंड दस एडेड अ वाटर बॉटल होल्डर टू द एग्जिस्टिंग डिजाइन. उन्होंने अपने बैग के एग्जिस्टिंग डिजाइन में एक वाटर बॉटल होल्डर ऐड करवा दिया ताकि बैग में बॉटल्स भी वहीं पे आ जाए. उसका एक होल्डर उन्होंने सेपरेट डिजाइन करवा दिया अपने बैग्स में. आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी. तो यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट की कौन सी फिलॉसफी निशा जो है वो यूज कर रही हैं. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे जो यूज कर रही हैं वो है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. जब आप यूटिलिटी ऐड कर देते हैं प्रोडक्ट में, कोई एक्स्ट्रा फायदा, कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी ऐड कर देते हैं अपने प्रोडक्ट में, तो फिर आप कौन सी फिलॉसफी को यूज कर रहे हैं? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं. देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे. मानसी परचेज अ बॉटल ऑफ पिकल फ्रॉम अ लोकल ग्रोसरी शॉप. मानसी ने पास की दुकान से एक बॉटल ऑफ पिकल यानी अचार की बॉटल खरीदी अपनी लोकल ग्रोसरी शॉप से. द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन द बॉटल वॉज नॉट क्लियर. उस बॉटल पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो क्लियर नहीं थी. शी फेल सिक ऑन कंज्यूमिंग इट. और उसको कंज्यूम करने के बाद, उसको यूज करने के बाद जो मानसी थी वो बीमार हो गई. आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट निग्लेक्टेड बाय द मार्केटर. यहाँ पे मार्केटर की तरफ से कौन सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो मिस कर दिया गया है. तो मार्केटर की तरफ से यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्या दिखाई दे रही है कि बॉटल पे जो चीजें इन्फॉर्मेशन दी थी वो क्लियर नहीं थी. अगर वो क्लियर होती तो मानसी उन चीजों को ना खरीदती अगर वो उनकी डिटेल्स को सही से पढ़ लेती. तो बिल्कुल यहाँ पे जो चीज मिसिंग है वो है लेबलिंग. आपने प्रोडक्ट की लेबलिंग नहीं सही से की है. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25. मिस्टर राजीव, द सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफ एबीसी लिमिटेड, पोजेस गुड मार्केटिंग टेक्निक. इनकी मार्केटिंग टेक्निक काफी अच्छी है मिस्टर राजीव की. हिज टेक्निक इन्वॉल्व ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज. कौन कौन सी टेक्निक ये यूज करते हैं? ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज, मैसेज को ओरली ये देते हैं. कन्विंसिंग द कस्टमर विद फेस टू फेस इंटरेक्शन. फेस टू फेस यानी आमने सामने बैठकर कस्टमर के ग्रीवेंसेस या कस्टमर्स की जो भी कस्टमर को जो भी कन्विंस करने के तरीके हैं वो ये फेस टू फेस अपनाते हैं. नेम द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स अंडर विच द अबव टेक्निक फॉल. तो यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स का कौन सा एलिमेंट यूज हो रहा है? तो जब आप कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, जब आप अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोई मैसेज भेज रहे हैं, तो वो सारी चीजें आती हैं प्रमोशन में. यानी आप कर क्या रहे हैं? आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं. तो प्रमोशन विल बी दी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आते हैं कॉलम में असर्शन एंड रीजन के. असर्शन एंड रीजन का मतलब क्या होता है? असर्शन मतलब आपको एक स्टेटमेंट दी होती है और नीचे रीजन यानी उस स्टेटमेंट से उस स्टेटमेंट को बिलोंग करता हुआ एक कारण. दोनों का सेम होना जरूरी है आपके करेक्ट आंसर के लिए. तो असर्शन और रीजन के क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं. आकाश, जीएम ऑफ एबीसी मोटर्स. आकाश जो है वो एबीसी मोटर्स के जीएम हैं यानी जनरल मैनेजर हैं. इज वेरी मच कंसर्न अबाउट द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि वो जनरल मैनेजर हैं तो वो कंपनी के वेलफेयर यानी कंपनी अच्छे से चलती रहे और सर्वाइव करती रहे, इसकी चिंता उनको बहुत रहती है. रीजन हमें इसका दिया हुआ ये असर्शन है, ये एक स्टेटमेंट है. इसका कारण हमको दे रखा है सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. द मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे दे रखा है सुपरवाइजरी लेवल जो होता है यानी लोअर लेवल जो होता है मैनेजमेंट का, वो कंपनी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है कंपनी के सर्वाइवल और वेलफेयर के लिए. तो ये जो स्टेटमेंट है, रीजन जो हमें दिया है, ये गलत है. एक तो जीएम जनरल मैनेजर हमेशा कहाँ पे आएंगे? आपके जनरल मैनेजर आता है आपके मिडिल लेवल, टॉप लेवल में आते हैं. ठीक है, जीएम होते हैं वो टॉप लेवल के होते हैं और टॉप लेवल को ही चिंता होती है वेलफेयर और सर्वाइवल की. और नीचे रीजन में हमें सुपरवाइजरी लेवल के बारे में दे रखा है, वो भी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. सुपरवाइजरी लेवल कभी भी वेलफेयर और सर्वाइवल के बारे में नहीं सोचता है, वो केवल काम करने के बारे में सोचता है. सो योर आंसर विल बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ए स्टेटमेंट हमारी सही है बट आर स्टेटमेंट हमारी गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक और असर्शन और रीजन का. द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूसेस मोर ऑफ टॉयज देन रिक्वायर्ड. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उन्होंने ज्यादा टॉयज यानी ज्यादा खिलौने बना दिए जो कि रिक्वायर्ड भी नहीं थे, जरूरत नहीं थी इतने प्रोडक्शन की. एंड सेल्स डिपार्टमेंट इज नॉट एबल टू सेल दी टोटल प्रोडक्शन. और सेल्स डिपार्टमेंट जो है उनके इस ढेर सारे बनाए हुए टॉयज को बेच नहीं पा रहा है.
कोऑर्डिनेशन इसका कारण दे रखा है, कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि उनका कोऑर्डिनेशन जो है वो वीक है, जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पाया। इसका कारण कोऑर्डिनेशन है। तो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन तो है, लेकिन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं लिखा है। प्रॉब्लम ये है स्टेटमेंट में। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अगर लिखा होता तो ये सही हो जाता रीजन, बट ऐसा नहीं है। इसलिए क्या प्रॉब्लम है कि हमारी स्टेटमेंट ए तो सही है बट आर सही नहीं है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल, नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबल इस सिचुएशन के लिए नहीं, कोऑर्डिनेशन होता तो ये सिचुएशन आती ही ना। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। वर्कर्स शुड बी इनकरेज टू डेवलप कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट। वर्कर्स को इनकरेज करना चाहिए ताकि वो अपने प्लान्स को सही से पूरा कर सके, इम्प्रूव कर सके। उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि उनके जो प्लान्स हैं वो और ज्यादा वो इम्प्रूव कर सके। इसका कारण हमें क्या दिया? अकॉर्डिंग टू फेयोल वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। कहा गया है फेयोल का एक प्रिंसिपल है इनिशिएटिव, जिसकी बात यहाँ पे की गई है। सो योर आंसर इज करेक्ट। इनिशिएटिव मतलब होता है वर्कर्स को मौका देना कि वो अपने सजेशंस दे पाएं, अपने प्लान्स में इम्प्रूवमेंट कर पाएं, मोटिवेट हो पाएं कोई काम करने के लिए। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट आपकी सही हैं। सो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। सारे ग्रुप की एक्टिविटीज का एक सेम ऑब्जेक्टिव है। मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। उनका एक ही हेड होना चाहिए और उनका प्लान भी एक होना चाहिए। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। और एक प्रिंसिपल आपका है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पे जो आपकी ये स्टेटमेंट दी है ये तो सही है, बट यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन आना चाहिए आपका, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी नहीं। उसको हम प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी नहीं, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट ए तो है बट आर करेक्ट नहीं है। सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। नाउ एनीवन कैन बुक रेलवे टिकट। कोई भी रेलवे टिकट बुक कर सकता है थ्रू इंटरनेट फ्रॉम होम और ऑफिस। घर से या ऑफिस से कोई भी रेलवे टिकट आराम से बुक कर सकता है। नाउ अ डेज बिजनेस आर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। और आज के जमाने में टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की वजह से बिजनेस में चेंजेस आ रहे हैं। तो हाँ सही है, यहाँ पे हमें टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ही दिखाई दे रहा है कि कोई भी घर बैठे रेलवे टिकट आराम से बुक कर सकता है थ्रू टेक्नोलॉजी। तो बिल्कुल दोनों चीजें सही हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आज 30 क्वेश्चंस हमने कवर किए इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा है, हेल्पफुल है, तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आएं। साथ साथ बेल आइकन भी क्लिक करें। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो वो आपके नोटिफिकेशंस में जरूर शो हो जाएगा अगर आपने बेल आइकन क्लिक किया है तो। और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बाकी स्टूडेंट्स में भी, ताकि उनका भी बिजनेस स्टडी और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।